बच्चों लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उसमें बहुत सा टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी जो टॉपिक चलने वाला है वो है एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, यानी एटम्स के बारे में जो थ्योरी आया था ना उसको पढ़ने वाले हैं। यानी एटम्स से लिंक करता हुआ जो भी थ्योरीज है उसको पढ़ना है हमको। ठीक है, इसमें जो पहला थ्योरी था वो डाल्टन थ्योरी था। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे बता देना आपको। हम लोग को बेसिकली जो कवर करना है तो एटम को लिंक करता है जो अपने पास इंपॉर्टेंट थ्योरी था बच्चों लोग। यानी एटम कैसा होता है, जो थ्योरी दिया गया था पहला था डाल्टन थ्योरी है, वो पढ़ना हमको। तो डाल्टन सबसे बेसिक थ्योरी होगा। तो डाल्टन थ्योरी के बाद हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल, जिसको ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो जूनियर क्लासेस में। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक दो थ्योरी है। देन हम लोग कवर करेंगे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है, क्योंकि जितना भी बेसिक्स हम लोग पढ़ना है ना वो रदरफोर्ड में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, रदरफोर्ड के बाद पढ़ेंगे हम लोग बोर्स मॉडल। ठीक है, बुक्स में बोर्स मॉडल जो होता है वो काफ़ी एक्सप्लेन किया होता है बोर्स। ठीक है, बोर्स मॉडल। तो बोर्स पे ज़्यादा इम्फेसिस है, लेकिन होता क्या है ना कि रदरफोर्ड का ही एक्सटेंशन है बोर्स थ्योरी। तो हम लोग को रदरफोर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है। बोर्स उसके बाद अपने आप उससे लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड और बोर्स दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरी मेरे लिए। बाकी हमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जो हमारा थ्योरी बिल्डअप हुआ है उसको सही से सिंक्रोनाइज करने के लिए हम लोग डाल्टन एंड थॉमसन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि एटम का जो थ्योरी है या एटम के बारे में जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, जो भी हम जानते हैं, वो किस तरह से इवॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो उसके इवोल्यूशन के लिए हमको ये दोनों थ्योरी को कवर करना है। ठीक, तो ध्यान देना। सबसे पहले हम मूव करते हैं डाल्टन थ्योरी। ठीक है, अब ध्यान देना। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कुछ जो पोस्टुलेट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ये पॉइंट्स पूछ सकता है आपसे। तो कुछ पॉइंट है। तो पहला बोला गया जो थ्योरी है बेस्ड होता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, ये थ्योरी का बेसिस क्या होता है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ध्यान देना। अब से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ध्यान देना। तो पहला पॉइंट बोला गया है कि ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, जिसको हम एटम बोलेंगे। ठीक है, यानी जो भी एलिमेंट है उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है उसको एटम बोला गया। यानी सारा एलिमेंट एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब बोला गया है एटम ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट आर लाइक, मतलब एक जैसा होता है, बट डिफर फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट। यानी किसी सिंगल एलिमेंट का एटम सेम टाइप का होता है और एक दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या होगा, डिफर करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है? एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज एन अल्टीमेट पार्टिकल। ठीक है, अल्टीमेट पार्टिकल का मतलब है कि जो भी बिहेवियर एलिमेंट शो करेगा वही बिहेवियर उसका एटम शो करता है। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली एटम से मिलकर बनेगा एलिमेंट, और एटम एटम जो होता है एटम से छोटा जो कोई भी और एंटिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट हैज कैरेक्टरिस्टिक, इसका एक अपना एक मास होगा बट इसका स्ट्रक्चर नहीं होगा, इट इज स्ट्रक्चरलेस। ठीक है, तो 4 पॉइंट है। तो क्या बोला हुआ है? एटम आर इंडस्ट्रक्टिबल, मतलब उसको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, एटम आर इंडस्ट्रक्टिबल, मतलब उसको ब्रेक फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और एक और पॉइंट बोला गया है कि एटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, एटम को नहीं हम क्रिएट कर सकते हैं और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट बोला गया है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। Atom of different element take part in a chemical reaction to form molecule, to form molecule. ठीक, ये था आपका कुछ बेसिक पॉइंट डाल्टन थ्योरी का। बात समझ में आया? इससे से अपन डाल्टन थ्योरी क्या होता है, खत्म होता है। अब ध्यान देना, अगला थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग जो है
ठीक है। तो अपना नेक्स्ट थ्योरी रहेगा थॉमसन मॉडल। ठीक है, तो ध्यान ना, थॉमसन के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़े हो ना, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, जूनियर क्लास में पढ़े होगे, या बोलते इसको बोलते हैं हम लोग वाटरमेलन का मॉडल बोलते हैं। इसमें बोला गया ना कि आपका जो चार्ज नेगेटिव होता है लोकलाइज, जैसे मान लें कि तरबूज होता है, तरबूज का जो बीज होता है, सीड होता है इसको बोलते हैं। तो अब देखोगे पूरा के जो वाटरमेलन क्या होता है, आउटर कवरेज ग्रीन कलर का होता है और बीच में कहीं की ब्लैक कलर का सीड होता है। ठीक है, सीड होता है, तो चेक, और बाकी पूरा लेयर क्या होता है, रेड होता है। तो बोला गया है कि जिस तरह से वाटरमेलन में सीड होता है उस तरह से सीड इक्वलेंट होता है चार्ज नेगेटिव, तो सीड होता है चार्ज नेगेटिव की तरफ। ठीक है, और जो रेड कलर का जो लेयर पूरा बना हुआ है वो पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो बोला गया इसमें कि चार्ज नेगेटिव लोकलाइज होता है। क्या होता है, चार्ज चार्ज नेगेटिव वो कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, लोकलाइज होता है, यानी कुछ पोजिशन फिक्स होता है, और जो चार्ज पॉजिटिव है वो पूरे एरिया में क्या होता है, यूनिफॉर्मली फैला होता है। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव जो होता है वो यूनिफॉर्मली फैला रहेगा। ठीक है, तो जो चार्ज पॉजिटिव होगा सिस्टम में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो पॉजिटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब मान लेते हैं इसका एडवांटेज क्या था, एडवांटेज क्या था कि एटम न्यूट्रल होता है, इससे आप बता सकते हो। ठीक है, तो थॉमसन का एडवांटेज क्या है, तो ये प्रूफ करता है एटम का, एटम इज इलेक्ट्रो न्यूट्रल, यानी उसमें चार्ज क्या है, बैलेंस है। तो एटम इज इलेक्ट्रो न्यूट्रल, ये थॉमसन मॉडल का एडवांटेज है। ठीक है, यानी इससे हमको पता चलता है कि मेरा एटम न्यूट्रल है। ठीक है, बट इसका कुछ ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है, तो बोला गया है कि मास ऑफ एटम को बोला गया है कि इवनली स्प्रेड होता है एटम में, यानी जो आपका एटम है, मास जो एटम है, एटम का मास होता है हर जगह इवनली क्या होता है, स्प्रेड होता है, जो कि रॉन्ग है। आप अगर हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि एटम का मास कहाँ लोकलाइज होता था। आपका आप पढ़ोगे एटम में न्यूक्लियस होता है और एटम का मास ऑलमोस्ट वहीं सारा का सारा होता है। ठीक है, प्लस अगला ड्रॉबैक क्या था, ये मॉडल स्टैटिक मॉडल है। ठीक है, इसमें कहीं भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई बात नहीं हुआ है। ठीक है, प्लस एटम स्टेबल होता है, इसको स्प्रेड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इसका ड्रॉबैक है, ये ध्यान देना आप लोग। ठीक है, अब रदर उसके बाद जो हम लोग का थ्योरी पढ़ना हम लोग को है, तो पढ़ना है रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल बेस होता है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो हम लोग पढ़ना है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो ध्यान देना, इस एक्सपेरिमेंट का आपको सेटअप समझ में आना चाहिए। तो सेटअप में क्या है कि यहाँ पे एक सेटअप लिया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपका रेडियम डाला हुआ है। ठीक है, तो रेडियम बेसिकली रेडियो रेडियोटिव होता है, जैसे बोलते हैं ना यूरेनियम। ठीक है, उस तरह से आपका ये भी क्या होता है, रेडियोटिव होता है। तो यहाँ से कुछ डिके होता है। ठीक है, जैसे डिके मतलब वहाँ से कुछ कुछ इमिशन होगा। ठीक है, तो एक होता है अल्फा पार्टिकल। क्या होता है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है जी, तो अल्फा पार्टिकल ध्यान देना, हीलियम, हीलियम एटम जानते हो आप लोग। तो हीलियम के अंदर क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है और बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दो ना, इन दो को निकाल दो, तो बनेगा He+2 बनेगा। He+2 बनेगा, यानी आपका सिस्टम हो जाएगा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। इसी को बोला गया है अल्फा पार्टिकल, इसको बोला गया है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो अल्फा का पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम न्यूक्लियस, या बोलते हैं He+2। ठीक है, डबली आयनाइज हीलियम पार्टिकल, डबली आयनाइज हीलियम पार्टिकल। तो रेडियम रेडियम बेसिकली सोर्स होता है अल्फा अल्फा पार्टिकल्स का, यानी इस सिस्टम में बहुत सारा अल्फा पार्टिकल निकलेगा। तो यहाँ से छोटा सा होल कर दिया गया है सेटअप में, ताकि यहाँ से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल पाए। ठीक है, और यहाँ पे इसके डायरेक्शन में, इसके मतलब जो भी इसके रास्ते में आ रहा है, तो रास्ते में क्या है, एक ब्लैक कलर का लेड का प्लेट रखा हुआ है, लेड का प्लेट। तो लेड का प्लेट का काम क्या होता है ना, कि अगर कोई पार्टिकल इधर मूव कर रहा होगा तो उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो लेड का काम होता है अल्फा पार्टिकल को अब्जॉर्ब करना। क्या करना, अब्जॉर्ब करना।
तो ये जो स्लिट सिस्टम बना हुआ है, तो इससे क्या होता है कि अगर कोई अल्फा पार्टिकल डायरेक्शन अगर ऐसा है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन से थोड़ा डेविएट कर रहा है, तो पार्टिकल इस सिस्टम को क्रॉस नहीं कर पाएगा। यानी मेरा फोकस क्या है कि यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है वो अगर ऐसे निकलेगा तभी इसको क्रॉस कर पाएगा, नहीं तो नहीं क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, तो लेड का सिस्टम का यही है कि जो स्ट्रेट लाइन में जो अल्फा पार्टिकल होगा उसको अलाउ करेगा, बाकी को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जैसे आगे मूव कर रहा है आपका रे, तो यहाँ पे छोटा सा एक ये स्फेरिकल सिस्टम है, हॉलो स्फेरिकल, ये सिस्टम है ना, ये हॉलो स्फेरिकल सिस्टम है। हॉलो, एक सेकंड, तो हॉलो स्फेरिकल सिस्टम है ये। ठीक है, जिसका अंदर का जो लेयर है ना, अंदर का लेयर वो बना हुआ है जेडएनएस से। तो यहाँ पे लिखा हो ना जेडएनएस, तो इस एक स्फेरिकल सिस्टम है जिसका अंदर का पूरा जो सरफेस है वो बना हुआ है जेडएनएस से। ठीक है, और जेडएनएस का जो जेडएनएस बेसिकली जो होता है ना, वो होता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है। तो सर्कुलर लिखा हुआ है, तो बेसिकली सर्कुलर नहीं होता है, वो स्फेरिकल टाइप का होता है, पूरा स्फेयर जैसा है। ठीक है, तो ये बना हुआ आपके पास है। अभी इसका फ्लोरेसेंट स्क्रीन का काम क्या होता है ना, स्क्रीन का एडवांटेज क्या होता है कि जब भी इस पे कोई हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल अगर कोलाइड करता है ना, तो वहाँ पे स्पार्कल क्रिएट होता है। मतलब यहाँ ध्यान देना कि इसका मतलब क्या होता है कि ये स्पार्क करता है। स्पार्क मतलब यहाँ पे एक, मतलब क्या बोलता है ना, लाइट जैसा निकलेगा। ठीक है, इट्स स्पार्क व्हेन हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल कोलाइड्स विथ इट। ठीक है, तो हाईली एनर्जी पार्टिकुलर कोलाइड करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्पार्क करेगा। क्या करेगा, स्पार्क करेगा। ठीक है, ये ध्यान देना। तो अगर हाईली एनर्जी पार्टिकुलर कोलाइड करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्पार्क होगा, यहाँ पे स्पार्क होगा। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग को। अब ध्यान देना, होता क्या है, बीच में रखा हुआ है, बीच में, अब ध्यान देना, ये सिस्टम बन गया। तो अब इसको हम देखो, जेडनेस का लेयर लेने का लॉजिक क्या रहता है कि अल्फा पार्टिकल अगर इसको कोलाइड करेगा तो वहाँ पे स्पार्क करेगा। तो देखो, अल्फा पार्टिकल को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम स्पार्क को तो देख सकते हैं ना। तो स्पार्क होने के लोकेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल का जो डायरेक्शन उसको हम बता पाएंगे। अगर मान लेते हैं कि स्पार्क यहाँ हो रहा है तो हम बोलेंगे अल्फा पार्टिकल यहाँ कोलाइड किया होगा। स्पार्क अगर यहाँ होगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल कोलाइड किया होगा। ठीक है, तो जहाँ पे स्पार्क होगा वहाँ पे अल्फा पार्टिकल कोलाइड करेगा। ठीक, तो ये रहेगा सेटअप। अब इस सेटअप के बीच में गोल्ड का एक पतला सा लेयर लिया हुआ है। ठीक है, गोल्ड का पतला सा लेयर लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है थिन गोल्ड फॉयल, उसका जो डायमेंशन है वो 100 नैनोमीटर के अराउंड होगा, लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट है कि यहाँ पे गोल्ड का ही फॉयल क्यों ले रहे हैं, तो ध्यान देना, आपका मेटल्स में गोल्ड क्या होता है, हाईली मलेबल होता है। क्योंकि हम, मेरा लॉजिक यहाँ पे है कि हमको यहाँ पे एक थिन लेयर लेना है। ठीक है, थिन लेयर लेना है। थिन, ध्यान देना, जितना पतला हो सके उतना बेटर है। ठीक है, जितना पतला हो सके उतना बेटर है। तो गोल्ड को लेने का लॉजिक होता है गोल्ड इज हाईली मेलेबल। तो जितना ही मेटल आपके पास होता है उसमें गोल्ड का मेलेबिलिटी क्या होता है, वो हाईएस्ट होता है। ठीक है, इसलिए गोल्ड को चूज किया गया है, इसलिए गोल्ड को चूज किया गया है। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान ना, होता क्या है कि हमको एटम का स्ट्रक्चर को जज करना है। देखो, रदरफोर्ड का फोकस क्या था ना, कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है वो देखना चाहता था। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मान लेते हैं कि आपका मेटल बना हुआ एटम से, तो अगर मान लेते हैं कि अगर अगर ये पतला सा लेयर हम ले रहे हैं, ये थीन लेयर का हम बात कर रहे हैं, तो थीन लेयर में ये लेयर जितना पतला होगा उतना मेरे लिए बेटर है। क्यों बेटर है, क्योंकि थीन लेयर में क्या होता है, एटम्स होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एटम मिलके थीन लेयर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा नहीं पा रहे हैं, इसको जूम करें थोड़ा देर के लिए। तो थीन लेयर है, इसको थोड़ा अच्छे दिखाने के लिए आपको हम जूम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो थीन लेयर यहाँ दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो एटम्स यहाँ पे अरेंज है। ठीक है, तो एक थीन लेयर में बहुत सारा एटम होगा। ठीक है, तो आइडियली क्या है कि अगर हमको एटम के बारे में जानना है
तो हमको एटम को आइसोलेट करना पड़ेगा। एटम को इतना ज़्यादा एटम अगर अरेंज होगा तो मेरे लिए मुश्किल होगा उसका स्ट्रक्चर बताना, क्योंकि अगर मान लेते हैं अभी लेयर को नीचे एक्सटेंड करोगे तो लेयर ऐसे एक्सटेंड होता चला जाएगा पूरा। बात समझ में आ गया? तो अगर मान लेते हैं कि इस सेटअप को हम लेंगे तो क्या है कि यहाँ बहुत सारे आइटम एक साथ मौजूद है, तो बहुत सारे आइटम अगर एक साथ मौजूद होगा तो हमको स्टडी करना तो हम जो भी स्टडी करेंगे इन सारे आइटम का एक साथ हो रहा है। अगर मेरा फोकस होगा कि हमको किसी एक एटम के बारे में जानना है तो हमको मेरा फोकस क्या होगा, इसको पतला करो। जितना एटम का नंबर कम होगा उतना मेरे को एटम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, यानी स्टडी जो मेरा जो होगा एक्यूरेट होते चला जाएगा। यानी मेरा फोकस क्या होगा, ये लेयर को जितना पतला हो उतना पतला कर दो, जितना पतला हो सकता है उतना पतला कर दो। ठीक है, तो गोल्ड को लेने का लॉजिक होता है कि गोल्ड का लेयर को हम बहुत पतला कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लेयर में एटम का नंबर सबसे मिनिमम होगा। मतलब अगर मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पर अटैक कर रहा होगा तो उसको अगर मानते गोल्ड होगा तो अल्फा पार्टिकल क्रॉस करा तो इतने सारे एटम से क्रॉस होना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम जो जितना जितना मिनिमम से क्रॉस करेगा उतना अपना स्टडी एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज सेटिस्फाई कर रहा था गोल्ड के लिए, इसलिए गोल्ड को चूज किया गया था आपके अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। बाकी मेटल को हम नहीं लेते हैं उसके कारण। ठीक है, अब ध्यान ना, अब क्या है कि इसमें ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो गोल्ड का पतला सा लेयर ले लिया। ठीक है, गोल्ड का एक पतला सा लेयर चूज कर लिया रदरफोर्ड। अब ध्यान ना, ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो यहाँ से ये अल्फा गन की तरह है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल को हम रेगुलेट कर सकते हैं। इंटेंसिटी बोलने का मतलब है कि अल्फा पार्टिकल पर सेकंड कितना होगा वो हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यानी पर सेकंड कितना अल्फा पार्टिकल हम इसमें से निकलेगा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा गया कि बिगिनिंग में मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल एक पार्टिकल पर सेकंड छोड़ रहा है, 2 पार्टिकल पर सेकंड छोड़ रहा है, 3 पार्टिकल पर सेकंड छोड़ रहा है। ठीक है, 4 पार्टिकल पर सेकंड इसमें रिलीज किया गया। ठीक, तो दिख रहा था, तो रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन क्या था कि इस स्क्रीन के पीछे, जस्ट पीछे यहाँ पे जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ ना रेड कलर से, वहां पे स्पार्कल हो रहा है यहाँ पे बस। यानी अल्फा पार्टिकल 1 2 3 4 5 पर सेकंड का बात कर रहा है। अगर रिलीज कर रहा था तो स्पार्कल यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे बस यहीं पे हो रहा था। ये मतलब ऐसा था कि स्क्रीन को के बाहर क्रॉस कर जा रहा है। मतलब जो गोल्ड का स्क्रीन है उसमें कुछ नहीं हो रहा और एटम क्रॉस, जो आपका अल्फा पार्टिकल है पीछे स्पार्कल कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोलाइड कर रहा होगा। इसका मतलब है, यानी अगर हम ऐसा हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये जो आपका गोल्ड का जो लेयर है उस लेयर में इजीली अगर अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर रहा है, मतलब क्या है, उसको कोई बाउंड्री नहीं मिल रहा है, उसको कोई वहाँ पे बैरियर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके आपके एटम में बहुत सा स्पेस खाली होगा, बहुत सा स्पेस खाली होगा। तो पहला जो इसका ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। इसका मतलब ये क्या निकाला कि मोस्ट ऑफ स्पेस, स्पेसिफिक बोले हम तो नियर अबाउट 99%। ठीक है, ऑफ एटम इज एम्प्टी, खाली है। यानी इसको कोई बैरियर नहीं मिल रहा अल्फा पार्टिकल। तो इसका कंक्लूजन क्या था कि आपका 99% क्या है, वो खाली है। एटम क्या है, एटम का स्पेस क्या है, खाली होता है। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। क्योंकि अगर कुछ होता तो या तो गोल्ड फॉइल को कुछ प्रॉब्लम होता, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ वो बैरियर मिलता, तो यहाँ पे कोलिजन नहीं हो रहा होता। ठीक, ये ध्यान देना। अब गौर करना, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए रदरफोर्ड ऑलमोस्ट 48 आवर्स तक बैठा था एक पोजीशन में। वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, इंटेंसिटी को चेंज कर रहा था और ऑब्जर्वेशन को नोट कर रहा था। यानी इसका पूरा फोकस था कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ होगा। ठीक है, अब क्या है, जैसे उसका नंबर पहुंचा 5000 पर सेकेंड, 5000 अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड, उस पॉइंट पे देखा कि जो आपका स्पार्कल है वो थोड़ा सा डेविएशन हो रहा है। वो अब स्पार्कल यहाँ करेगा जहां मैं ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ वहां पे। तो अब जो स्पार्कल हो रहा है आपके स्क्रीन पे, स्पार्कल हो रहा है वहां पे हो रहा है, मतलब अब थोड़ा सा एंगल में स्पार्कल हो रहा है। मतलब आपका जो अल्फा पार्टिकल का जो लाइन है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे खींच रहा है। ठीक है,
द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वे आर डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल्स। ठीक है, कब देखा? जब आपका नियर अबाउट अल्फा पार्टिकल का नंबर हो गया 5000 पर सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे जैसे बढ़ाते गया तो अगर जब जैसे पहुंचा उसका नंबर पहुंचा 20,000 पर सेकेंड, 20,000 पर सेकेंड अल्फा पार्टिकल जैसे वो क्रॉस किया तो उसको आपका अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन इधर है, लेकिन उसको स्पार्कल यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यानी जो स्क्रीन है उसको यहाँ स्पार्कल दिख रहा है, यानी जस्ट पीछे बैकवर्ड में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है, बाउंस बैक कर रहा है। चेक, तो ये इसका ऑब्जर्वेशन था, ये इसका ऑब्जर्वेशन था। अब ध्यान देना, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये क्या सोच रहा है, तो ध्यान देना, इसके बेसिस पे बोल रहा है कि आपका जो एटम है ना, जैसे मान लो कोई लेयर है, तो मान लेते हैं कि हम इस लेयर को चूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो है ना, तो यहाँ पे मैं सिंगल लेयर जो बना रहा हूँ, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको, इसको मैं चूज कर रहा हूँ, ये सिंगल लेयर है, उसको मैं समझा रहा हूँ आपको। तो बोल रहा है कि एटम है, तो एटम ठीक है, तो एटम का अगर बोला है तो बोला कि एटम में जो प्रोटॉन होगा, ठीक है, जो पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, वो क्या बोला कि एटम का जो पॉजिटिव पार्ट है वो न्यूक्लियस में होगा। छोटा सा एरिया बताया, न्यूक्लियस बताया, और बाहर बोला कि बाहर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। तो पॉजिटिव पार्ट छोटा सा है, ये मैं बड़ा स्पेस बना दे रहा हूँ, इतना बड़ा भी स्पेस नहीं होगा, बहुत छोटा सा। ठीक है, तो छोटा सा न्यूक्लियस होगा जहाँ पे 4 पॉजिटिव होगा, बाकी सारा स्पेस एम्प्टी होगा, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सर्किल मूव कर रहा होगा, घूम रहा होगा। तो ये हो गया आपका एटम से ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, यहाँ से क्रॉस कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू में जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे थे उसमें अल्फा पार्टिकल यहाँ से क्रॉस कर जा रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज पॉजिटिव है, तो अगर अगर मान लेते हैं कि आपका जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के पास से जा रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ से आपका अल्फा पार्टिकल चूंकि इसमें +2 चार्ज है, तो न्यूक्लियस के पास से जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होते ही जो पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से होकर गुजरेगा वो वो थोड़ा सा डिवाइड कर जाएगा, वो थोड़ा सा रिपल्सन कारण उसका रास्ता थोड़ा सा डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा है, बस समझ में आ रहा है। और जो जो पार्टिकल हेड ऑन कोलाइड करेगा, जो अल्फा पार्टिकल जो डायरेक्टली कोलाइड करेगा न्यूक्लियस के साथ, तो अब न्यूक्लियस न्यूक्लियस दोनों पॉजिटिव रिपल्सन हो रहा है, तो वो पार्टिकल क्या होगा, वो रिवर्स बैक कर जाएगा, यानी जस्ट वो डिफ्लेक्ट बैक और बाउंस बैक कर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, इसको समझने के लिए आप समझो ना कि आपको अगर आपके आंख पे हम पट्टी बांध दें, आपके आंखें पट्टी बांध दे और आपको ले चले गए फुटबॉल के फील्ड में, ठीक है, और आप देख नहीं पा रहे हो, और कहीं भी हम रख दे छोटा सा बॉल, एक क्रिकेट बॉल कहीं रख दे आपको नहीं पता है, और आपको बोल रहे हैं कि आपको ही बॉल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, अब बोलूँगा कि आप बॉल फेंक के उस बॉल को मारो, तो आप तो ब्लाइंड हो ना, आपको दिख नहीं रहा है, तो अगर एक बॉल मारोगे और आपको पास ये मैं दे दिया हूँ कि आप पर सेकंड जो बॉल का नंबर है आपके हाथ में है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि पर सेकंड मान लो 1 बॉल आप फेंक रहे हो, या पर सेकंड आप 2 बॉल फेंक रहे हो, पर सेकंड 3 बॉल फेंक रहे हो, तो क्या हो, जैसे जैसे पर सेकंड आप बॉल का नंबर बढ़ाओगे तो आपका जो आपके बॉल को जो हिट करने का जो पॉसिबिलिटी हो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ था, ये जो न्यूक्लियस है पूरा एटम कैसा किसी को नहीं पता था। ठीक है, एटम में न्यूक्लियस कहाँ छुपा किसी को नहीं पता है। तो रदरफोर्ड क्या करा था कि अल्फा पार्टिकल का नंबर जो बढ़ाया तो उस न्यूक्लियस के पास से जाने का जो पॉसिबिलिटी बढ़ा दिया, तो जितना जब पार्टिकल पर सेकंड इंक्रीज करता चला गया तो आपका पार्टिकल का जो पॉसिबिलिटी है न्यूक्लियस के पास जाने को क्या हो, इंक्रीज कर जाएगा, तो उसके कारण ये आ रहा है, इवेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, तो ये था बेसिकली आपका रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और उसका कंक्लूजन। तो बोला गया, तो यहाँ पे वही चीज़ समझाया गया है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या होता है, कोलाइड होता है, इसका मतलब वेरी लार्ज स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, अगर कुछ पार्टिकल रिवर्ट बैक करा इसका मतलब क्या होता है, जो भी चार्ज पॉजिटिव होगा, अगर मान लेते हैं कि पॉजिटिव पूरे एरिया में फैला रहता है, जो थॉमसन बोला था, थॉमसन क्या बोलता है कि पॉजिटिव पूरे एरिया में फैला हुआ है, तो पॉजिटिव पूरे एरिया में फैला रहता है तो आपका अल्फा पार्टिकल शुरू से ही उसमें रिपल्सन होता है, अल्फा ही पॉजिटिव है, एटम ही पॉजिटिव होगा। तो अगर हम थॉमसन मॉडल को सही बोलते हैं
तो थॉमसन मॉडल में क्या था कि पॉजिटिव पूरे एरिया में फैला हुआ है, तो आपका जो अल्फा पार्टिकल है उसको शुरू से रिपल्सन मिलता, लेकिन शुरू से रिपल्सन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब थॉमसन मॉडल क्या था, इनकरेक्ट था। पॉजिटिव को रिपल्सन नहीं मिला, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव आपके सिस्टम में है नहीं, और बाद में देखा कि पॉजिटिव रिपल्सन थोड़े से एरिया में कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा होने पार्टिकल होने पे कर रहा है, इसका मतलब आपका पॉजिटिव पार्ट जो का क्या होगा, छोटे से एरिया में लोकलाइज होगा, छोटे से एरिया में क्या होगा, लोकलाइज होगा, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये बोला हुआ है। तो होल positive charge is concentrated in the space occupied by this positive charge is very small in the atom, और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। अभी छोटा कितना होता है ध्यान देना, तो रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का जो रेशियो बोला गया है वो लमसम बोला गया 10⁵ के रेंज में होता है, यानी 10⁻⁻5। ठीक है, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसको उल्टा कर दो, तो रेडियस ऑफ एटम बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का तुम अगर रेंज देखोगे तो होता है 10⁵ के आसपास होता है। एटम बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस। ठीक, ये ध्यान देना वजन में। तो ये पॉइंट था आपका रदरफोर्ड का। तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, जो साइज की हम बात करें तो साइज के बारे में यहाँ बात किया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको फिजिक्स में भी काम आएगा। किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस जो होता है ना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शन टू क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विद इन इट, यानी मास नंबर। ये होता है मास नंबर, ये होता है मास नंबर। मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शन टू क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियन विद इन इट। न्यूक्लियन का मतलब होता है जो चीज न्यूक्लियस में रहता है। तो न्यूक्लियस में कौन रहता है जी, न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज सम कांस्टेंट आर नॉट, मास नंबर का पावर 1/3। ठीक है, और आर नॉट जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है। ये रिलेशन आपका काम आएगा फिजिक्स में। बस में ध्यान देना, अब बोला गया कि अब हम बता दिए कि सिस्टम में आपका प्रोटॉन कहाँ है। तो बोला गया इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे करेंगे जी, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा बताओ मेरे को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा बताना मेरे को। तो बोला गया है इलेक्ट्रॉन बताने के लिए बोला गया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो पोजिशनिंग बताने के लिए वो रेफर किया प्लेनेट जो प्लेनेट का मोशन होता है ना, प्लेनेटरी मोशन को रेफर किया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देख रहा हो तो प्लेनेटरी मोशन में क्या होता है, सन के अराउंड क्या होता है, आपके सन के अराउंड अर्थ मूव कर रहा है। आपके सन के अराउंड क्या होता है, अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है। ठीक है, तो सन के अराउंड अर्थ मूव कर रहा है, तो उसी मोशन को रेफर किया। ठीक है, कि जिस तरह से सन के अराउंड अर्थ या बाकी प्लैनेट्स मूव करते हैं, सिमिलर तरीके से क्यों अरे मूव क्यों कर रहे हैं अर्थ, क्योंकि सन और अर्थ में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको नाम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है उसको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी इसको सर्कुलर मोशन के लिए एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अर्थ और सन में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो अर्थ को सन के अराउंड घूमने के लिए क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसके लिए उसका एक फोर्स चाहिए। उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास क्या होता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो बोला गया है कि प्लैनेट जो जो भी प्लैनेट मूव कर रहा है सन के अबाउट, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन देता है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन दे रहा है, तो ये दे रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये कौन दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा है। ठीक है, तो अब इसका एक से क्या बोलना था कि जो लाइक चार्ज होता है, आप पढ़े होगे
कि अगर लाइक चार्ज हो तो रिपेल करेगा, रिपेल, और आपका जो अनलाइक चार्ज होगा अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक चार्ज क्या होगा, आपका अट्रैक्ट करेगा। तो लाइक चार्ज रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये ध्यान देना। तो लाइक चार्ज रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। और चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है उसको गवर्न करता है कूलम्स लॉ। ये पढ़ोगे आप लोग क्लास के फिजिक्स में, कूलम्स लॉ। तो अगर मान लेते हैं कि दो चार्ज Q1 Q2 है, तो इनके बीच का फोर्स और अट्रैक्शन, जो फोर्स जो होता है, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड का हम बात कर रहे हैं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये रहेगा आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो जो फोर्स है वो फोर्स कहीं ना कहीं चार्ज के प्रोपोर्शन होता है, Q1 एंड Q2 के प्रोपोर्शन होगा, और आपके रेडियस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। रेडियस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को आर बोला गया, तो आर के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, और चार्ज अगर लाइक होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, और अनलाइक हो तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ध्यान देना। आपको पता है कि एटम में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों का चार्ज बराबर होता है। इसको बोलो तो ये होता है +1 यूनिट, और इसको +1 मानते हो तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बोलते हैं -1 यूनिट। इस यूनिट को कूलम में चेंज करो तो क्या होता है, तो 1 यूनिट इक्वलेंट होता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। तो आपका जो ऐसा यूनिट होता है चार्ज का, कूलम होता है, कूलम में इसको ऐसे लिख सकते हो। यानी और बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, और ये चार्ज नेगेटिव में होता है। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा जी, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। अब बोला क्या गया है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो होता है क्या है कि आपके न्यूक्लियस में मान लेते हैं प्रोटॉन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है। तो इसका चार्ज को हम क्यू बोल देंगे, माइनस क्यू तो क्या हो जाएगा, +Q हो जाएगा प्रोटॉन। अब चूंकि प्रोटॉन का नंबर क्या होता है, मोर एक से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक, तो अट्रैक्शन फोर्स जो होगा, उस जो फोर्स होगा वही फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में घूम, यानी इसके अराउंड घूमने का एक्सेलरेशन या फोर्स दे रहा है। यानी जो न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है वही फोर्स इसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का ये पॉइंट था कि चार्ज को मूव करने का जो भी है वो हमको मिलेगा यहाँ से। ठीक, तो यहाँ समझाया हुआ है कि electrons revolve around the nucleus in a closed orbit with a high speed. The centripetal force, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल बोल रहा है, ये अलग वर्ड यूज कर रहा है क्योंकि यहाँ पे स्यूडो फोर्स का बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग बेटर यूज करोगे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलोगे। ठीक है, तो the centripetal force acting on revolving electron is being counterbalanced by the force of attraction between electrons. मतलब इसको आप सिंपल बोलना कि रिवॉल्व करने का के लिए जो फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है, आपका न्यूक्लियस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा स्यूडो फोर्स को यूज करके कुछ बोलने की कोशिश किया गया है जो अपने लिए जरूरत नहीं है, छोड़ देना इसको। ठीक है, बेटर है आप यूज करना कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए वो प्रोवाइड करेगा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन। ठीक है, ये था आपका बेसिक पॉइंट्स, ये था आपका रदरफोर्ड का बेसिक पॉइंट। अब ध्यान देना, रदरफोर्ड में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको मैं बता रहा हूँ आपको, जो से क्वेश्चन आ सकता है, इवन एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन क्या है
एक होता है कि अगर मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से कितना क्लोज पहुंच सकता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल आपके एटम के न्यूक्लियस से कितना क्लोज पहुंच सकता है, तो इसको बोला गया है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल। यानी आपका अल्फा पार्टिकल किसी भी एटम में अगर पेंट्रेट कर रहा है, तो मान लेते हैं एटम ऐसा है, इस एटम में अगर मान लेते हैं कि न्यूक्लियस यहाँ पे है, मान लेते हैं न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव होगा। तो बोला गया है कि अगर अल्फा पार्टिकल अगर हेड ऑन जाएगा, अल्फा पार्टिकल अगर हेड ऑन जा रहा है, तो अल्फा पार्टिकल कितना नियरेस्ट अप्रोच कर सकता है, तो मान लेते हैं इसको हम बी बोल दे रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल नियरेस्ट बी डिस्टेंस तक दोनों का डिस्टेंस अप्रोच कर सकता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस अगर बी होगा, उसका मैक्सिमम परमिसिबल जो क्लोजेस्ट अप्रोच होगा वो हम बता रहे हैं आपको। तो बी का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, यानी बी का वैल्यू किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो ध्यान देना। हमें जूम क्या कर रहे हैं कि आपके न्यूक्लियस में क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि जेड इज द एटॉमिक नंबर, जेड इज द एटॉमिक नंबर, और यानी उसमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो जेड अगर एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं तो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके सिस्टम मौजूद होगा, और प्रोटॉन को हम थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं कि दोनों का चार्ज इक्वल होता है, तो प्रोटॉन को हम इलेक्ट्रॉन लिख दे रहे हैं। तो यहाँ न्यूक्लियस में जेड ई है, ई मतलब प्रोटॉन है, ठीक है, ई मतलब प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियस में जेड ई है। और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा 2e होगा, दो पॉजिटिव मतलब दो ई चार्ज यहाँ पे है। तो ध्यान ना, जब अल्फा पार्टिकल को हम रिलीज करें तो यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ पे इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक। और जैसे अल्फा पार्टिकल यहाँ पे अप्रोच करेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी जो होगा, यानी जो काइनेटिक एनर्जी होगा, जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। तो रिपल्सन होने के कारण क्या होगा, आपके अल्फा पार्टिकल का जो स्पीड है घटना स्टार्ट करेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो, जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका अल्फा पार्टिकल बैकवर्ड जर्नी स्टार्ट करेगा, बैकवर्ड जर्नी स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जो पॉइंट जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा उसको हम बोलते हैं बी डिस्टेंस, ठीक है। यानी हो गया आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हो गया। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जब आपका अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम जब क्लोज पहुंचेगा, उस टाइम में आपका जो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल के पास, वही कन्वर्ट यहाँ हो जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी पे। क्या हो रहा है, आपके पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि दो चार्ज Q1 Q2 अगर दो चार्ज होगा और सेपरेशन अगर r डिस्टेंस में सेपरेटेड है, तो इसके बीच का जो फोर्स होता है, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी उसको ऐसे लिखा गया है k Q1 Q2 बाय r होता है। तो जो दो चार्ज के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा क्या होगा, k Q1 Q2 बाय r होगा। यहाँ पे जो k का वैल्यू है, k का वैल्यू होगा 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। k का वैल्यू क्या होगा, 9 × 10⁹ होता है। बात समझ में आया। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी में था एनर्जी, वही कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी पे। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू को हम ले रहे हैं हाफ एम अल्फा, एम अल्फा मतलब उसका मास, अल्फा पार्टिकल का मास, और वी अल्फा स्क्वायर, वी अल्फा स्क्वायर, तो हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, ठीक। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक। और अगर मान लेते हैं कि बी डिस्टेंस पे जाके और स्टॉप कर रहा है, तो अब यहाँ का बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको कैसे लिखेंगे, तो एक चार्ज तो अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल के चार्ज को हम 2 लिख सकते हैं। तो के आपको पुट करना अल्फा पार्टिकल का चार्ज, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना 2e होगा, और न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, Ze है। तो K2e डिवाइडेड बाई बी, बी मतलब उनके बीच का डिस्टेंस, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ तक वो समझ में आ चुका, चलो ध्यान देना। यहाँ से हम लोग अगर बी देखते हैं तो बी का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ से देखो बी का वैल्यू ऐसा कुछ आ जाएगा। तो बी का वैल्यू में 4k, ये तो कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है, ई मतलब प्रोटॉन का चार्ज हो गया, ये भी कांस्टेंट होता है। ये होगा एम, एम मतलब अल्फा पार्टिकल का मास, और वी मतलब अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी। तो ध्यान ना,
यहाँ पे मेरे हाथ में क्या है, तो मेरे हाथ में जेड है, हम एटम को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और मेरे हाथ में स्पीड है, अल्फा है, बाकी सारा फैक्टर मेरे हाथ में नहीं है, तो वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो मेरा जो बी है जेड का प्रोपोर्शन होता है, यानी आपके जो भी आप जिसका भी सीट चूज, जो भी आप एटम चूज कर रहे हो, उसका जेड जितना हाई होगा उतना ही बी क्या लार्ज होगा, ठीक है। और जितना आपका स्पीड ज़्यादा होगा उतना ही क्या होता है, उसका इनवर्स का स्क्वायर का प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो बी का डिपेंडेंस ऐसा होता है, आपके बी का डिपेंडेंस ऐसा रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। कभी कभी कोई कुछ लोग पूछेगा कि अगर मान लेते हैं कि गोल्ड को अगर हम रिप्लेस कर दें किससे, अल्युमिनियम से, तो क्या होगा। गोल्ड अगर रिप्लेस हो अल्युमिनियम से तो क्या होगा। तो अल्युमिनियम का कितना प्रोटॉन होता है जी न्यूक्लियस में, गोल्ड का देखोगे तो गोल्ड का जेड कितना होता है, गोल्ड का जेड होता है आपका अराउंड 79 होता है। अल्युमिनियम का जेड कितना होता है जी 13। तो इसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन होगा, और गोल्ड में 79 प्रोटॉन है। तो आपका दिक्कत क्या होता है, देखो ना, जो अल्फा पार्टिकल इसके पास से गुजरेगा, इसके पास से, उसको ज़्यादा रिपेल करेगा, और इसके पास से रिपल्सन ज़्यादा कम होगा तो ये थोड़ा डिविएशन कम होगा, ठीक है। प्लस जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे रिकॉल बैक हो रहा था, वो रिकॉल बैक यहाँ पे मुश्किल होगा, रिकॉल बैक नहीं होगा क्योंकि रिपल्सन कम है। तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो अल्युमिनियम में अच्छा नहीं होगा। कुछ बोलेगा कि अल्युमिनियम का फॉल बना सकते हैं हम, वहाँ पे क्या दिक्कत हो, तो बोला कि अल्युमिनियम के फॉल में उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट इफेक्ट नहीं होगा, मतलब जो डेविएशन है या जो रिकॉल बैक है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इसलिए हम लोग अल्युमिनियम को नहीं गोल्ड को लेते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम अल्युमिनियम को रिप्लेस कर दें गोल्ड फॉल से तो क्या होगा, तो बोलोगे डेविएशन जो हमको दिख रहा था वो डेविएशन और रिकॉल बैक उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना आप लोग। इसके बाद ध्यान देना बच्चों लोग, अगर हम बात करते हैं रदरफोर्ड का ड्रॉबैक, रदरफोर्ड थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था जी, तो ध्यान देना आप लोग। तो ध्यान देना आप लोग फीस में पढ़ोगे साइंटिस्ट का नाम मैक्सवेल थ्योरी, ठीक है। एक बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, ठीक है। तो मैक्सवेल का तो अपना अपना एक थ्योरी था, थ्योरी क्या था, तो जो आपका रदरफोर्ड मॉडल है वो डू नॉट एक्सप्लेन मैक्सवेल थ्योरी। तो मैक्सवेल का थ्योरी क्या था कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन, चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन लूजेज इट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो मैक्सवेल थ्योरी क्या था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहेगा, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन होगा तो उसका एनर्जी लूज करता है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन लूजेज इट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और आपको पता है कि सर्कुलर मोशन इज ए फॉर्म ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, ठीक है। तो है ना, आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज पार्टिकल होता है, और जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन इज ए फॉर्म ऑफ, सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज होता है। जब भी किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज होता मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन का कंपोनेंट चेंज करेगा, तो इसका मतलब कहने कि सिस्टम में एक्सेलरेशन है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी सर्कुलर मोशन करे तो उसका एक्सेलरेशन है। तो ये मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लूज होना चाहिए, एनर्जी लूज होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज करे, तो ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन अगर ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन जो अगर यहाँ मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक अगर बात कर रहे हैं तो मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे करके अपने एनर्जी को लूज करते करते एक स्पाइरल पाथ बनाएगा, और धीरे करते 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 और अपने आप को न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा लेगा, ठीक है। तो अगर इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देखा गया है कि इस पूरे प्रोसेस होने में आपका 10⁻⁸ सेकंड लगेगा, यानी 10⁻⁸ सेकंड के अंदर में
आपका पूरा का पूरा एटम न्यूक्लियस के अंदर सबमर्ज कर जाएगा। यानी आपको ऐसा होगा कि अगर आपके सामने एक कंपेरेटिव एनालिसिस में बोलूं तो आपका पूरा का जो फुटबॉल फील्ड है, यानी फुटबॉल फील्ड के बड़ा स्पेस आपके छोटे से बॉल के अंदर समा जाएगा। यानी पूरा का पूरा एटम क्या है ना, एटम जो इतना बड़ा एटम को दिख रहा है, एटम में एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन 10⁻⁸ सेकेंड। तो ध्यान देना, आपका पूरा पूरा वर्ल्ड बना हुआ एटम से, आपका टेबल, चेयर, पेन, मेटल सब एटम से बना हुआ है। अगर ऐसा होता तो जो भी हम लोग टेबल है या जो भी हम यूज कर रहे हैं सब्सटेंसेस हो, वो विद इन नो टाइम खत्म हो जाता। अगर ऐसा हो रहा होता तो खत्म हो जाता, लेकिन नेचुरली ऐसा होता नहीं है। नेचुरली ऐसा होता नहीं, हम जो भी चीज़ देखते हैं तो सब चीज़ स्टेबल है, किसी का साइज भी खत्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीज़ है जिसको हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो पॉइंट था कि मैक्सवेल का थ्योरी सही था, मैक्सवेल का थ्योरी का प्रूफ है, ठीक है, और ये सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो कहीं ना कहीं रदरफोर्ड से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो रदरफोर्ड थ्योरी है वो मैक्सवेल थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरा एटम स्टेबल क्यों है। अगर रदरफोर्ड को अगर देखोगे तो उसको बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन सर्कुलर पाथ, तो कहीं ना कहीं सिस्टम अनस्टेबल है, लेकिन फिर भी सिस्टम स्टेबल क्यों हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका रदरफोर्ड थ्योरी में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, ठीक है। अब ये फॉल्ट क्या है, रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये चीज़ था पहला फॉल्ट कि रदरफोर्ड का थ्योरी मैक्सवेल की थ्योरी के साथ क्या हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो अगर न्यूक्लियस यहाँ पे होगा तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका वो कहाँ पे उसका मूवमेंट होगा, उसका ऑर्बिट का लोकेशन वो बता नहीं पा रहा है। तो ये कैन नॉट एक्सप्लेन द लोकेशन ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट कहाँ लोकेशन क्या होगा उसको बता नहीं पा रहा है। तो ये कुछ ड्रॉबैक था आपके रदरफोर्ड थ्योरी का, बात समझ में आया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ नोट्स में भी लिखा हुआ है कि मैक्सवेल का जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये बता नहीं पा रहा है, ठीक है। ये था मेरा। इसका लाइक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, कॉन्टिन्यूसली लूज करेगा। तो कॉन्टिन्यूसली लूज करेगा तो इसमें एक स्पेक्ट्रम का टॉपिक आएगा जो हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं रीड कर दे रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा स्पेक्ट्रम पढ़ाने के बाद। तो बोला गया है कि द ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम शुड बी कॉन्टिन्यूस बट द एक्चुअल ऑब्जर्व, तो आपका जो अगर मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करे एनर्जी तो कॉन्टिन्यूसली लूज कर रहा है, तो जो स्पेक्ट्रम होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। बट द एक्चुअल ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ वेरी वेल डिफाइंड लाइन्स ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। मतलब जो एक्चुअली जो हम लोग को मिलता है उसमें कुछ वेल डिफाइंड लाइन्स होता है, उसमें वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, कुछ कुछ फ्रिक्वेंसी का ही लाइट उसमें अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन लूज कर एनर्जी वो लगातार लूज नहीं कर रहा, लगातार लूज नहीं कर रहा है। तो ये भी चीज़ आपका रदरफोर्ड के थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इसका ड्रॉबैक था, ठीक। तो बच्चों लोग ऐसे क्लास यहीं पे एंड करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्लास हम लोग सीखेंगे बोर्स मॉडल के बारे में। बोर्स मॉडल हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।